नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना। रीसेंट टाइम्स में आपने एक न्यूज़ देखी होगी जो बहुत ज़्यादा फैल गई है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो टोटल रिजर्वेशन है वो 73% करने की कोशिश सरकार कर रही है और उसको लेकर हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। इससे पहले पिछले साल आपने ये न्यूज़ देखी होगी कि बिहार के अंदर जो रिजर्वेशन है वो 75% के आसपास करने की बात हुई और उसको पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आप इलेक्शंस में देखते होंगे कि कई बार ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे, तो हम 50% की जो कैप है उस कैप को हटा देंगे रिजर्वेशन के ऊपर से। तो इस पूरे मामले की जो जड़ है, जो सोर्स है, जहां से हमें इसके बारे में पढ़ना शुरू करना चाहिए, उस जजमेंट को आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उस जजमेंट का नाम है इंदिरा साहनी केस। ठीक है, और इस इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर आपको यह समझना होगा कि आपके रिजर्वेशन को लेकर जितने भी इश्यूज इमर्ज होते हैं अप टिल इंदिरा साहनी केस मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और जजमेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को ही आगे कंटिन्यू करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जजमेंट जरूर लिखिए दीजिएगा। अब इंदिरा साहनी केस की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं या ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें यह बोला गया है कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं? तो ऐसा जरूर है। आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करता हूं वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और वहां ये लिखा हुआ है कि स्टेट किसी भी तरीके का रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में कर सकता है। अब इन बैकवर्ड क्लासेस के अंदर तीन तरीके की कम्युनिटीज आती हैं: शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन ये अदर बैकवर्ड क्लासेस शब्द संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज नंबर 4 अलाउ करता है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये करने के लिए। आर्टिकल 46 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो ये कहता है कि स्टेट को एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करने चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के। आर्टिकल 335 भी इसी के बारे में बात करता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉइंटमेंट में क्लेम्स होंगे उनको कंसिडर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 340 हमारे संविधान का यह कहता है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बना सकते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में रिकमेंडेशंस दे सके। Now you understand that there are three categories over here: scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. Backward classes के लिए जो कमीशन बनता है वो आर्टिकल 340 के अंदर बनता है, ठीक है। और there are other benefits which are available to all these three communities. अब ये जो रिजर्वेशन का मामला है या टोटल रिजर्वेशन का मामला है ये इमर्ज होना शुरू हो जाता है आजादी के इमीडिएटली बाद से। कहानी स्टार्ट होती है मद्रास से। मद्रास के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे रिजर्वेशन दिया जाता है ब्रिटिश एरा से। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इमीडिएटली आजादी के बाद ऐसे ऑल ऑफ अ सडन नहीं शुरू हुआ है, ये ब्रिटिश एरा से चलता आ रहा है। तो अगर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर की बात करें तो सबसे पहला केस जो इमर्ज होता है मेजर आजादी के बाद, उस केस का नाम है चंपकम दुरईराजन केस। यहां पे श्रीमती चंपकम दुरईराजन सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कहती हैं कि मद्रास के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कास्ट के बेसिस पे एडमिशन क्राइटेरिया बनाया हुआ है, सीटें रिजर्व की हुई हैं। तो कोर्ट के पास जाके वो कहती हैं कि क्या आप इसे आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं मानेंगे? व्हाट इज आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 29 का क्लॉज नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे या एड किए जा रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन इसके बेसिस पे किसी को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। अब अगर ऐसा लिखा जाता है दैट मींस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन देना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट शुड नॉट बी अलाउड। एंड एट दैट टाइम इन 1951 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यस, दिस इज एक्चुअली वायलेटिंग आर्टिकल 29(2). इसके बाद सरकार क्या करती है, पार्लियामेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर देती है और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये लिख देती है आर्टिकल नंबर 15 में कि अगर
सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमें करने पड़े, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, दैट इज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ discrimination या right to equality. It will also not be considered as violation of article 29(2) जो अभी हमने यहां पे एडमिशन वाला आर्टिकल देखा। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने एफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए कुछ अमेंडमेंट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिजर्वेशंस का मामला 1962 में एक और बार इमर्ज होता है इन सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। यहां पे सुप्रीम कोर्ट पहली बार ये फर्स्ट टाइम यूज करता है शब्द 50% of the caps. So reservation should not usually exceed 50% because that would deprive meritorious candidates. ठीक है, तो मेरिट के साथ एक तरीके से खिलवाड़ होगा, ऐसा MR बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, याद रखिएगा, आगे यूज भी होगी, कि कास्ट एक लौता क्राइटेरिया नहीं हो सकता, एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, ये दिखाने के लिए कि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव टू बी कैटेगराइज्ड इन शेड्यूल कास्ट, देन कास्ट कैन बी अ क्राइटेरिया, बट सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ऐसा कहा कि सिर्फ कास्ट देख के आप कैटेगराइजेशन ना करें तो बेहतर है। मीनवाइल, इसके दौरान ही 1953 के अंदर देयर वाज अ कमीशन दैट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर दिस आर्टिकल 340? दिस कमीशन वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर, जो एक राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उनकी चेयरमैनशिप में जो ये कमीशन बना था, उसने ये एस्टिमेट लगाया कि इंडिया में कुछ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। हालांकि बाद में काका कालेलकर जी ने खुद कहा कि यहां पे जो हम क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। सेकेंडली, हमारे पास कास्ट का डेटा सिर्फ 1931 सेंसस का है, क्योंकि 1931 सेंसस के बाद से कभी भी सेंसस के अंदर कास्ट का डेटा नहीं कलेक्ट किया गया। ठीक है, ऑल्दो द डेटा वाज कलेक्टेड एज फार एज वेदर यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, लेकिन हर बंदे की, जिस बंदे का सर्वे लिया जा रहा है उसका कास्ट नहीं पूछा जा रहा था। Even till today it is not being done and it is going to be done apparently in census 2027, 2027 के सेंसस के साथ ये 1931 के बाद पहली बार किया जाएगा। अब वापस आते हैं, इसके बाद काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि उन्होंने भी कहा था कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, बट देयर वाज नो एक्शन। देन देयर वाज अनदर कमीशन दैट वाज फॉर्म्ड व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। नाउ बीपी मंडल कमीशन या मंडल कमीशन ने कहा अपना सर्वे करने के बाद, अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद, कि इंडिया में देयर आर 3743 सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, विच पॉपुलेशन ऑफ देम टर्न्स आउट टू बी 52%। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 1931 का सेंसस यूज किया और इससे पहले का जो सेंसस था 1971 का पॉपुलेशन सेंसस, इन दोनों सेंसस के बेसिस पे ये एस्टिमेट लगाया। ठीक है, यहां पे 22 मत करना, 27 करना, 27%। उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि 27% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड विच आर कॉल्ड ओबीसी। इनको ओबीसी नाम से बुलाया जाने लगा। लेकिन मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन 1980 में आती है, बट 1990 तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। फिर उसके बाद 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह ये अनाउंस करते हैं कि हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, वी विल इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। अभी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की बात हुई है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात भी आगे होगी, बट राइट नाउ फॉर नाउ वी आर फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। अब इसके बाद वीपी सिंह जैसे ही अनाउंस करते हैं, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के अंदर बहुत सारी एजिटेशंस देखने को मिलती है, प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, और उसके बाद इनफैक्ट वीपी सिंह की जो सरकार है वो गिर भी जाती है, वो अगला इलेक्शन जीत भी नहीं पाते हैं। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में कांग्रेस की गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर। एंड ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये बताती है कि हम भी वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड इंप्लीमेंट द रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट वी हैव टू कंडीशंस फॉर दैट। फर्स्ट कंडीशन इज कि हम इस ओबीसी में से, अदर बैकवर्ड क्लासेस में से एक क्रीमी लेयर निकाल देंगे। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है कि हम उन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देना चाहते जिनकी इनकम लेवल एक पर्टिकुलर इनकम से ज्यादा है, या जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी
किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, ग्रुप ए या ग्रुप बी एम्प्लॉइज है ना, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एंड दीज पीपल हु आर इन द क्रीमी लेयर शुड नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने ये बनाया या दूसरा आइडिया उन्होंने ये लगाया कि हम एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर यानी आर्थिक आधार पे, only and only based on economic basis, we will provide 10% reservation to the remaining people। तो जितने लोग नॉन रिजर्व्ड रह गए हैं उनमें से 10% लोगों को इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन देंगे। ये उन्होंने अनाउंस कर दिया बाया ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयरिंग दिस वाया ऑफिस मेमोरेंडम। इन्होंने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज नहीं लाया कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ईडब्ल्यूएस के लिए हम रिजर्वेशन लेके आना चाहते हैं, नहीं, दे वांटेड टू यूज द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एज वेल। अब ये मामला और बहुत सारे मामले रिजर्वेशन के एक साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, विच इंक्लूड्स अ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच इज फाइल्ड बाय इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी केस इसीलिए इसका नाम है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को समझने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है। देखिए, संविधान में आर्टिकल 145 ये कहता है कि अगर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा बेंच बना सकता है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जजेस बैठे। इस पर्टिकुलर केस के लिए 9 जजेस को बिठाया गया और 9 जजेस ने जो अपना फाइनल जजमेंट दिया वो 6:3 मेजॉरिटी से दिया। बट बिफोर वी कम टू द जजमेंट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कोर्ट के सामने सवाल क्या थे। अब इतना बैकग्राउंड समझने के बाद क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं। पहला क्वेश्चन, वेदर आर्टिकल 16 क्लॉज नंबर 4 जहां पे ये लिखा गया था कि आपको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है, वेदर इट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज नंबर 1। क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज नंबर 1 में लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा है। तो क्या ये एक्सेप्शन है या क्या हमें इसे इक्वालिटी का ही एक पार्ट मानना चाहिए? ठीक है, शुड वी कंसिडर इट एज आर वे ऑफ लुकिंग एट इक्वालिटी? दैट मीन्स आर वे ऑफ लुकिंग एट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ना इक्वालिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल इक्वालिटी, एक होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी क्या होता है कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करूं बिना देखे कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन किस क्षेत्र से आता है। आई ट्रीट एवरीवन इक्वली, दिस इज फॉर्मल इक्वालिटी। बट फॉर्मल इक्वालिटी डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमें लोगों को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए और उसे सब्सटेंटिव इक्वालिटी कहते हैं। तो कोर्ट का ये के सामने ये सवाल है कि हम कौन से प्रिंसिपल के ऊपर अपने इक्वालिटी को मानते हैं? क्या हम फॉर्मल इक्वालिटी को मानते हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए, कास्ट ब्लाइंड हो जाना चाहिए हमें, या हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी को मानते हैं कि हम अंडरस्टैंड करें कि कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी वीकर है, पुअर है, डिसएडवांटेज्ड है। सेकेंड क्वेश्चन विच इमर्जेस इज कि बैकवर्ड क्लास को कैसे डिफाइन किया जाए? शुड इट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? कैन इट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी? है ना, क्या सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया से हम बैकवर्डनेस चेक कर सकते हैं या कास्ट क्राइटेरिया से बैकवर्डनेस चेक कर सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या 50% से ज्यादा पोस्ट्स रिजर्व की जा सकती है किसी सर्विस के अंदर, किसी कार्डर के अंदर? सवाल यह भी है कि क्या आप क्रीमी लेयर की बात एक्सेप्ट करते हो? डू यू एक्सेप्ट दैट देयर मस्ट बी अ क्रीमी लेयर विद इन बैकवर्ड क्लासेस, कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और लेस बैकवर्ड क्लासेस, ऐसा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? एक और सवाल यह भी है कि क्या अगर आर्टिकल 16(4) में लिखा है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके लिए क्या हमें कानून चेंज करना पड़ेगा? डू वी नीड टू मेक अ लॉ बाय द पार्लियामेंट, और अदरवाइज इफ नॉट देन कैन इट बी डन बाय जस्ट एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट? क्या मिनिस्ट्री के ऑर्डर से ही ऐसा किया जा सकता है, जो इंटेंशन यहां पे देखने को मिला? Another question in front of the court is क्या जुडिशरी रिव्यू कर सकती है किसी भी रिजर्वेशन के फैसले को? एंड लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इज कि क्या ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट तक सीमित है? जब आप पहली बार किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हो, क्या वहीं तक लिमिटेड है या प्रमोशंस के अंदर भी आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए? कोर्ट हैज अ सेट ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट अस सी व्हाट द कोर्ट चोज टू आंसर। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कोर्ट ये कहता है कि भाई
हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि आर्टिकल 16 का क्लॉज नंबर जो 4 है, जो रिजर्वेशन की बात करता है, वो इनफैक्ट इन एक्सेप्शन नहीं है, वो इक्वालिटी को ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी में या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बिलीव करते हैं। Equality of opportunity says that everyone starts the race of life at different starting points. कोई ऐसा हो सकता है जो हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से डिसएडवांटेज्ड है, और इसके लिए जो भी नॉन ब्राह्मण कास्ट है या नॉन अपर वर्ण की कास्ट है, वो सभी इसके अंदर आ सकती हैं। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये रिजर्वेशन का क्लॉज है। इट इज नॉट जस्ट एन एक्सेप्शन, इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको रिजर्वेशन लेके आने के लिए 16 के अंदर कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। यू कैन सिंपली पास एन ऑर्डर एंड बाय दैट ऑर्डर यू कैन स्पेसिफाई कि कितनी परसेंटेज ऑफ सीट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्व की जाएंगी फॉर द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ध्यान रखिएगा, इससे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया जा रहा था जॉब्स में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा भी गया है, ठीक है, आर्टिकल 335 में लिखा भी गया। बट बैकवर्ड क्लासेस के लिए पहली बार हो रहा था एट द सेंट्रल लेवल। एट द सेंट्रल लेवल इट वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैड टू कम अप एंड क्लैरिफाई दिस थिंग। थर्डली, बैकवर्ड क्लासेस का क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन क्या जाति के आधार पे हो सकता है? यस, सुप्रीम कोर्ट सेड कि हाँ, जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे हो सकता है, बिकॉज इंडिया का जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, वो हिस्टोरिकली इट हैज क्रिएटेड अ सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी। तो किसी की जाति एक बड़ा फैक्टर हो सकती है, एक प्राइमरी फैक्टर हो सकती है टू पुट देम इनटू बैकवर्ड क्लास पोजीशन। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे आप सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास नहीं डिक्लेयर कर सकते हो इसको। इसका मतलब जो वो प्रपोजल था 10% रिजर्वेशन का, वो आप नहीं लेके आ सकते हो। अब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि सर, अगर 30 साल पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन आया और उसको कोर्ट ने मना कर दिया, तो आज 2019 के बाद से कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन अलाउड किया जाता है? देखो, वहां उस वक्त संविधान नहीं चेंज किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट चेंज्ड टू प्रोवाइड अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने संविधान बदला, और संविधान बदल के स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 के क्लॉज नंबर 6, आर्टिकल 16 के क्लॉज नंबर 6 में ये लिख दिया, दे रोट इट डाउन दैट यू कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो उन्होंने एक नई कैटेगरी बनाई संविधान बदल के, इसलिए आज का जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है सुप्रीम कोर्ट की नजरों में। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन दिस जजमेंट इन 2002 दैट वी कंसीडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन एज वैलिड। Why? Because at this time the government has changed the constitution itself. It has amended the constitution itself. ठीक है, लेकिन उस वक्त वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में नई कैटेगरी नहीं डाल रहे थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, उन्होंने एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया में ही इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऐड कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तब गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में यह भी कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जा सकता है। द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी कैन बी एक्सक्लूडेड। सुप्रीम कोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो आजकल डिस्कस होती है वो ये थी कि जैसे एमआर बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देयर मस्ट बी अ 50% कैप ऑन द रिजर्वेशन, इंदिरा साहनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट का यही मानना था कि देयर मस्ट बी अ 50% कैप ऑन द रिजर्वेशन। एंड प्लीज नोट दिस दैट आर्टिकल 16(4) की वो बात कर रहा है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब प्लस ओबीसी, ये वाली जो रिजर्वेशन है ये 50% से कम होनी चाहिए इन एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट और पोजीशंस। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया भी तो आ गया, तो इससे 60% हो गई रिजर्वेशन। तो मैंने आपको क्या कहा, ये सिर्फ एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी की बात कर रहा था। जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया वो एक नया क्राइटेरिया बनाया गया है, इसलिए 50% के काउंटिंग में उसको ऐड नहीं किया जाता है। लास्टली सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इसीलिए प्रमोशन के अंदर जब आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में व्यक्ति को प्रमोट करते हो, इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस यू विल नॉट कीप रिजर्वेशन। दिस इज अ क्लॉज विच द गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक।
बट हम इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जजमेंट लिखो, तो मैं आगे रिजर्वेशन से रिलेटेड और 2 जजमेंट्स डिस्कस करूंगा। लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आप बार बार कमीशन बनाने की जगह एक परमानेंट कमीशन बनाओ। तो परमानेंट कमीशन बनाया गया इन 1993 विच वाज कॉल्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। कुछ सालों बाद, लगभग 25 साल बाद, उससे 2018 में 2018 में इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, मतलब उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया बाय द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2018। तो ये आउटकम्स थे रिजर्वेशन से रिलेटेड। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखो कि 50% कैप except in extraordinary circumstances. That means there might be some extraordinary circumstances that हो सकता है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ओवरवेलमिंगली SC ST OBC तो हो सकता है अलाउ भी किया जाए कुछ केसेस में 50% के कैप को ब्रीच करना। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है रिजर्वेशन को लेकर, बट इंदिरा साहनी की जो जजमेंट है उसको रिवर्स करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये 9 जजेस का बेंच था। तो अब अगर इससे बड़ा बेंच बनता है तभी वो इसको रिवर्स करने लायक होगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली ये कोर्स डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए। कई लोग गवर्नेंस के अंदर स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग जगहों से पढ़ते हैं और उसकी वजह से उनको पता लगता है पेपर में जाके कि भाई साहब 8 से 9 क्वेश्चन तो गवर्नेंस के आ रहे हैं इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। और इसीलिए मैंने सभी सोर्सेज को कोलेट करके जो यहां पे लेक्चर्स बनाए हैं वो आपकी मदद करेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स भी अवेलेबल होंगे और आपको दीपावली कोड के साथ यू विल बी गेटिंग 20% डिस्काउंट एज वेल। तो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। और पॉलिटी को अगर आप कंप्लीटली मास्टर करना चाहते हैं स्पेसिफिकली मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर ऑल द कोर्सेज और ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स वी हैव अ फास्ट ट्रैक मेंटोरशिप कोर्स विच इज अवेलेबल, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। अब आप ये देखिए कि ये जो जजमेंट है उसका आउटकम, उसका जो परिणाम है वो सरकार के रिस्पॉन्स में आता है। बट दैट इज समथिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो वेर आई विल टॉक अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो मैं बनाऊं तो प्लीज जजमेंट एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उसके बाद मैं 3 जजमेंट्स उस एक ही आप वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।